हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे मेरे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। आज हम भारतीय न्यायपालिका से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, हमारा नया अचीरो बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल भी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय करें। ऑप्शन सी संसद के अनुमोदन से। ऑप्शन डी राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी लोकल कोर्ट। ऑप्शन सी विशेष न्यायालय। ऑप्शन डी यूपी का उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, TDSAT यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन ए ट्राई हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन बी ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन सी हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन डी केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि केवल सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए संसदीय एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी न्यायिक पहल द्वारा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि न्यायिक पहल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए जस्टिस फातिमा बीबी। ऑप्शन बी जस्टिस सुजाता मनोहर। ऑप्शन सी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। ऑप्शन डी जस्टिस रूमा पाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। ऑप्शन डी केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। तो दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन बी जस्टिस मेहर चंद महाजन। ऑप्शन सी जस्टिस PN भगवती। ऑप्शन डी जस्टिस BK मुखर्जी। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सभी को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है। ऑप्शन ए लोकसभा का सभापति। ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी राज्यसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय को। ऑप्शन बी केवल उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन सी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को। ऑप्शन डी जनपद न्यायालय को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये इसमें मिस्टेक किया हुआ है तो बस यहाँ पे जो है 1 मिनट में बता देती हूँ। ये भारत के ये नहीं होना चाहिए, बस नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख माना जाता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि ऑप्शन ए इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। ऑप्शन बी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक
मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। ऑप्शन डी, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन सी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला। ऑप्शन डी, अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। दूसरा, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना ही एक और ना ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 256, ऑप्शन डी अनुच्छेद 257। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, फिर डॉट डॉट है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, यह शपथ ली जाती है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी संसद के सदस्य द्वारा, ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्वहन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 142, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 144, ऑप्शन डी अनुच्छेद 145। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? चार कथन है। पहला कथन है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। चौथा, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पहला और चौथा कथन सही है, यानी कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद ये उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है। और चौथा जो दिया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये भी उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आता है। इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? अनुलंघनीय मौलिक ढांचे के बारे में पूछा है तो चार पॉइंट से पहला है अनुच्छेद 32, दूसरा अनुच्छेद 226, तीसरा अनुच्छेद 227 और चौथा है अनुच्छेद 245। तो दोस्तों सही उत्तर चुनना है हमें। तो ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 2 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए है यानी कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 ये तीनों अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। पहला कथन है स्वप्रेरणा पर, यानी कि व्यापक लोकहित के किसी विषय में। और दूसरा, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। तीसरा, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1 और 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल 2, यानी कि यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। राष्ट्रपति जब कोई सलाह मांगता है उच्चतम न्यायालय से तभी उच्चतम न्यायालय सलाह देता है। तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चार कथन है। पहला कथन, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। दूसरा, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। चौथा, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार के केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि 1 और 3। यानी कि पहला जो कथन दिया है उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे।
और तीसरा जो दिया है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। इस अकॉर्डिंग पहला तीसरा सही है और ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए गोलकनाथ, ऑप्शन बी ए के गोपालन, ऑप्शन सी केशवानंद भारती, ऑप्शन डी मेनका गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ऑप्शन ए अपनी पहल पर, ऑप्शन बी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ऑप्शन सी तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, ऑप्शन डी तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, ऑप्शन ए वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, ऑप्शन सी कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कृत्यकारी दिया है और सूची सेकंड में शपथ या प्रतिज्ञान दिया है, यानी कि राष्ट्रपति कौन सा शपथ लेता है, सर्वोच्च न्यायालय का जज कौन सा शपथ लेता है, किस तरह के शपथ ग्रहण करते हैं। तो हमें बताना है कि भारत का राष्ट्रपति किस तरह का शपथ लेता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा का शपथ लेते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जज जो है संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना इस तरह की शपथ लेते हैं और संसद के सदस्य जो हैं कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन से संबंधित है और संघ के मंत्री जो है सूचना की गोपनीयता से संबंधित शपथ लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो एक बार दोस्तों हम फिर से बता देते हैं आप सभी को और इसे अच्छे से देख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति जो हैं भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा का शपथ लेते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना और संसद के सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन और संघ के मंत्री जो हैं सूचना की गोपनीयता से संबंधित शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ऑप्शन डी अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। ऑप्शन ए यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ऑप्शन बी निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना, ऑप्शन सी निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, ऑप्शन डी कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण कि क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है, या फिर असंवैधानिक घोषित करना न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस में, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स केस में, ऑप्शन सी बैंक नेशनलाइजेशन केस में, ऑप्शन डी टी.एम. पाई फाउंडेशन केस में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि गोलकनाथ केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी अनुच्छेद 130, ऑप्शन सी अनुच्छेद 139, ऑप्शन डी अनुच्छेद 138। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 4 संख्या होती है, मतलब इनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला एवं सत्र न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है या फिर नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ऑप्शन ए इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन डी इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब ऑप्शन ए कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश प्राप्त करते हैं या अवकाश पर जाते हैं, ऑप्शन बी स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, ऑप्शन सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, ऑप्शन डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, ऑप्शन बी लोकसभा की सलाह पर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय में,
ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि किसी भी न्यायालय में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी परिषद द्वारा, तो मंत्री परिषद द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉट है के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए सीबीआई की जांच, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, ऑप्शन सी भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट, ऑप्शन डी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि संसद में महाभियोग प्रस्तावित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। पहला कथन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा कथन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। चौथा, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केवल 1 और 3 कथन सही है। चलिए हम देखते हैं कि 1 और 3 कौन सा कथन है। तो दोस्तों पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, ये कथन सही है। और जो तीसरा कथन है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों ये तीसरा कथन भी सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है ये गलत है और चौथा कथन भी गलत है। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संसद। हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप सभी करंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीटी और मेंस के लेवल पे, तो आरटी सर की क्लास शाम 5 से 6 बजे डेली चलता है, तो लाइव सेशन में जरूर जुड़िए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आप रटना भूल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके क्लब IAS एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फिर से हमारे वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।